नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनिल शर्मा जी रहते हैं राजस्थान में, जयपुर में। और दुनिया भर में उनके लेख पढ़े जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, अरब हो, हर जगह उनके बड़े-बड़े आर्टिकल छपते हैं। राजनीति के बहुत ज्ञानी आदमी हैं, राजनीति अर्थशास्त्र पे बड़ा गहन अनुभव रखते हैं। मैंने देश के अलग-अलग मुद्दों पर उनसे बातचीत करी। मैंने पूछा कि देश में जो रुपए की बैंड बची हुई है, जो डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, विश्व गुरु जी ने देश को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन देना मजबूरी बन गया है, वरना वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आंदोलन कर देंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके पास कुछ काम धंधे नहीं है। खाना खा के पेट भर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो दवाएं नहीं है, दवाएं हैं तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं आते, तरह तरह की परेशानियां हैं। देश को वहां तक ले आए हैं जहां तक लाने की कल्पना किसी ने की नहीं थी। इतने खौफनाक माहौल में देश कैसे सरवाइव करेगा, ये बात मैंने उनसे पूछी। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ जो मैंने इशू किया, एक बड़ा इंटरव्यू चलाया, उसके बाद आखिर इतनी मिर्ची क्यों लगी। बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइट ने मुझ पर स्टोरी करी, एक नहीं 2 बार करी। कारण केजरीवाल ने उन लोगों को इंटरव्यू देने को मना कर दिया। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि मीडिया के हालात क्या हैं, दिल्ली की राजनीति क्या है। बहुत बढ़िया विस्तार के साथ बातचीत की है। मैं अनुरोध है आपसे, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग और बात करते हैं अनिल शर्मा जी से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में अनिल शर्मा जी, आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे एक होनहार पत्रकार के साथ बातचीत कर रहा हूँ। पूरी दुनिया आपके लेखों को पढ़ती है। लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई हो, हर जगह आपकी बात सुनी जाती है। बहुत बड़ा अनुभव है आपका। तो आज मुझे लगा कि एक सामान्य सी बातचीत की जाए आपसे। देश में जो चल रहा है, जो आर्थिक मोर्चे पे चल रहा है, जो राजनीति के मोर्चे पे चल रहा है, उस पे कोई विमर्श किया जाए। आप अभी लंदन से लौटे हैं, लंदन में बहुत लंबे समय तक रहे, आपने वहाँ की स्थिति देखी। जो रुपया भारत का तेजी से गिरता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, देश में जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। हम लोग बातें कितनी बड़ी-बड़ी करें, गोदी मीडिया के चैनल दिखाते रहे कि हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये मैं और आप समझते हैं। क्या लगता है कि भारत आर्थिक मोर्चे पे इतना विफल क्यों है? आज़ादी के बाद से अब तक रुपया इतना नहीं गिरा। हमारे विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री जी सँभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? और कौन-सी तस्वीर देख रहे हैं आप दुनिया की नज़र से और भारत की नज़र से कि हमारी क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले दिनों में? अनिल जी। संजय भैया, एक चीज बताऊं मैं आपको। आपने जो टॉपिक पकड़ा आज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर आप देखो, गोदी मीडिया तो इस पे बात करना पसंद ही नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि अब ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में तो बात कर लेंगे पान की दुकान पे खड़े होके, पर इन चीजों पे बात नहीं करते जिसका जेब पे डायरेक्टली असर होता है आपकी। ये वो चीजें हैं जिसको आपने अभी उठाया, मुद्दे हैं जिनका असर आपकी जेब पे पड़ता है, मतलब एक कॉमन आदमी की जेब पे पड़ता है। आपने डॉलर की बात करी। डॉलर की आज क्या रेट है आपको याद होगा। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हार्ड वर्क और हार्वर्ड भी बोला जाता था, आईसीयू भी बोला जाता था, वेंटिलेटर पे भी बोला जाता था, साख पे भी बोला जाता था। रुपया नीचे गिरता है और मैं शासन में हूं, मुझे पता है रुपया ऐसे थोड़ी गिर सकता है। लंका का क्यों नहीं गिरता, बांग्लादेश का क्यों नहीं गिरता, यहां तक बातें करी जाती थी। उस टाइम रुपए की कीमत थी करीब 62-63 के आसपास, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो। आज रुपया पहुंच गया है 86 के ऊपर। अगर आप देखें तो आज का रेट, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो शायद 86-48 या ऐसा कुछ अभी है। आगे पीछे और होता रहेगा वो, तो अपन करीब 86-40 के आसपास मान लेते हैं। आप देखिए इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं, मतलब व्यापार घाटा, अगर आप उसको देखोगे तो आप पाओगे कि डॉलर का इतना नीचे गिरना, क्योंकि सारा ट्रेड जो होता है, ज्यादातर व्यापार जो वर्ल्ड में होता है वो डॉलर से होता है। हमें कितनी चोट पड़ रही होगी। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उसको भी हम एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब सामान को हम आयात कर रहे हैं तो वो महंगी दर पे आयात हो रहा है। जब वो महंगी दर पे आयात होगा तो यहां महंगी दर में बेचेंगे। तो आप देखिए, आज जो मैं अभी पढ़ रहा था कि कारण एक तो ट्रंप है, बहुत बड़ा कारण है, और मोदी जी को बुलाया नहीं
तो एक तरह से ठीक नहीं करा ट्रंप साहब ने अपने खास दोस्त के साथ में, उनको नाराज करा बेचारों को। वो तो तैयार बैठे थे, शिवशंकर जी को भी अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी भेजा गया था वहां पर, वो उनको बुलाया नहीं गया, और खुद अपने फॉरेन मिनिस्टर वहां जा रहे हैं। एक तो वो काम है, एक ये है कि आपके जो वर्ल्ड ओवर से जो फिगर्स आ रहे हैं वो फेवर नहीं कर रहे। तीसरा, हमारी इकोनॉमी जो है, आपने जो बात करी पहली, बेरोजगारी की दर सीएमआई के हिसाब से, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से करीब 7.7 7.8 के आसपास है, और एक और संस्था है जो करती है, उनके हिसाब से 9.2 है। मैं कहता हूं 7.7 हो 7.5 हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है सीधा सा, और इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा संजय भैया, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिनकी उम्र 18 से 29 साल है, वो बच्चे 83% इस फिगर में से बेरोजगार है। तो आप अगर ऐसा देखेंगे तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसमें है, जो हमारा यूथ है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के लिए। और साथ में ये भी है, क्या ये आंकड़ा जो रेडी चलाने वाला है, जो रोजाना काम करके कमाता है, क्या उसको काउंट करता है या नहीं करता है? मेरे हिसाब से उसको काउंट नहीं करता है। ये फिगर काफी ज्यादा होगा। 180 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत क्या है आपको? जो फ्री में आप दे रहे हो, जरूरत क्या है आपको? 140 करोड़ में से 80 करोड़ को तो आप ऐसे दे रहे हो। अगर आप मेरे को 1 मिनट और दें तो एक चीज और समझा दूं मैं आपको, कि 1% हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके पास में 22% इनकम है इस देश की, और करीब 45% उनके पास में वेल्थ है इस देश की। आप इससे अंदाजा लगाइए, 1% आदमी, आप बोल दीजिए पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। अरे बढ़ कैसे गया? क्योंकि जब आप बास्केट बनाते हो तो उसमें उन लोगों को भी काउंट करते हो, तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा दिखता है, वरना अभी हालत ठीक नहीं है। और रुपया डॉलर तो मैं बोलता हूं इसका तो बहुत ही खराब हो रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से कुछ 2 पैसे 5 पैसे थोड़ा स्ट्रेंथन अप हुआ है, पर ज्यादा नहीं हुआ है। और डर ये है, अगर ज्यादातर आप लोगों से बात करो, 90 के ऊपर भी जा सकता है। ट्रंप जिस दिन 20 तारीख को जब लेंगे शपथ, क्योंकि वो बोल चुके हैं जितना टैरिफ आप लगाते हो उतना टैरिफ हम भी लगाएंगे आपकी चीजों पे, तो आपका जो डॉलर है वो बढ़ भी सकता है। ये एक डर और है। तो इकोनॉमी का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तेल पे असर पड़ता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, रूपी रूबल में नहीं करते हैं। रूबल रशिया की करेंसी है, पर हम करते हैं डॉलर में, क्योंकि सारा जो वर्ल्ड के अंदर होता है डॉलर में होता है। तो आप सोच लीजिए, क्या आने वाला समय महंगाई दर को देख के, महंगाई दर भी कितनी ऊंची है, महंगाई दर पे, और सबसे ज्यादा चोट कहां है? सब्जियों में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। ये सब्जियां कौन खाता है? सब्जियां गरीब आदमी खाता है। आप क्या वापस उस पे लेके आने वाले हो कि लोगों को आपके यूपी में तो कांड हुआ था, वो मिड डे मील स्कीम में शायद वो जो रिपोर्टर को पकड़ा गया था, रोटी के साथ वो नमक दे रहे थे, तो क्या रोटी के साथ नमक खिलाओगे या प्याज खिलाओगे? फिर एक बात और जोड़ देता हूं आगे, फिर अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जीएसटी की बात करते हैं। जो नमक मिला हुआ पॉपकॉर्न है वो 5%, जो कैरमलाइज्ड है वो 18%। अरे कल तो संजय भैया अगर वहां पर लखनऊ में बैठ के समोसा खा रहे होंगे तो समोसा पे 5%, चटनी लगा के खा ली तो 18%। ये तो मजाक बना दिया। ठीक बात ये है, है बिल्कुल संजय ठीक। भैया। बिल्कुल ठीक। अनिल जी, मतलब मैं ये देख रहा था कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि चीन ने बुलेट ट्रेन बनाई है। बुलेट ट्रेन मतलब 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, यानी हम लखनऊ से दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100-150 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। 11 साल हो गए, देश के किसी मीडिया हाउस ने यह नहीं पूछा कि वो 150, 200, 300 करोड़ रुपए कहां चले गए। 11 साल में आप बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए। हम बुलेट ट्रेन की बात करना छोड़ दिया हमने। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर था, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर था। 250 साल पहले हमारे साथ ये हुआ, 150 साल पहले हमारा ये साथ ये हुआ। हम किसी के घर पे भी चढ़ जाते हैं कि आप झंडा उतारेंगे, अपना झंडा लगा देंगे। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, नेता लोग ट्वीट भी करते हैं अपने बच्चों के, उन्हें शर्म भी नहीं आती कि वो अपने बच्चों के ट्वीट कर रहे हैं। अच्छी बात है, एक पिता के रूप में करना चाहिए, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती
कि यहाँ के परिवारों के बच्चों को वो कावड़ यात्रा में भेज रहे हैं, यहाँ के बच्चों को वो झंडा उतारने लगाने में भेज रहे हैं, यहाँ के बच्चों को मस्जिद के नीचे मंदिर था ये ढूंढने में भेज रहे हैं। कोई बढ़ते हुए हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। चीन की जीडीपी हमसे कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, हमारी जीडीपी तो नीचे धड़म धड़ाधड़ होती चली जा रही है। आर्थिक मोर्चे पे चीन की ने जो नियंत्रण संभाला है, जो व्यवस्थाएं संभाली हैं, उस पर बात नहीं करता। हमारे यहाँ तो सरकार के अधिकृत प्रवक्ता ने बताया कि चीन ने हमारी सीमा में घुस के कैंप लगाए और कोई निर्माण कराया। अब तक तो 56 इंच का सीना कहता था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देगा, लेकिन अब तो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ गया। एक बार अनिल जी, हमने इसी वाले चीन के बॉर्डर के ऊपर एक बिल्कुल तथ्यों के साथ स्टोरी बनाई कि चीन के साथ कहाँ पे हमारी घुसपैठ हो रही है। आपको सुन के हैरानी होगी, सूचना प्रसारण मंत्री ने अनुराग ठाकुर जी ने तब यूट्यूब को लिख दिया कि हम देशद्रोही हैं। हमने एक ये खबर बता दी, यानी चीन की घुसपैठ पे अगर हम बात करेंगे तो हम देशद्रोही हैं। हम पूछे ही नहीं कि चीन कहाँ घुसता, चीन दिल्ली तक आया तब भी हम सवाल नहीं उठा सकते। तो क्या कारण है हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे और चीन तरक्की करता रहेगा? जो हमारा दुश्मन है तरक्की करता रहेगा। मोदी जी भले उसको दोस्त मानते हो, चाय पिलाते हो, झूला झुलाते हो, लेकिन चीन ने तो हमारे सैनिकों की हत्या की है ना, हमारे संग खिलवाड़ किया है। तब भी चीन के संग जो हमारा व्यापार है, हम दे कम रहे हैं, उनका सामान ले ज्यादा रहे हैं। ये स्थिति क्या भारत के लिए खतरनाक है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर आपकी जो लाल आंखें दिखाने वाली थी, मैंने उन लाल आंखों को ढूंढ रहा हूं अभी तक, क्योंकि मोदी जी तो लाल आंखें दिखाने वाले थे चीन को। वो लाल आंखें कहां दिखाई? अभी भी जो खबर आ रही है, जिसकी बात आपने करी कि कुछ एरिया में घुसा है, जिसको एक्सेप्ट भी करा फॉरेन मिनिस्ट्री ने, क्या आप लाल आंखें दिखा पाए अभी तक? हमारे आईएफ के, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, वो तेजस के बारे में क्या बोले अभी? कि कब से तेजस जो है जिसकी वेट कर रहे हैं, 40 हवाई जहाज नहीं मिले शायद उनको अभी तक। आप बताइए आप किसकी, और वो चले गए बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट पे। अब आप देखिए, चाइना एडवांस पे चले गया, उससे भी एक कदम आगे। तो आप तो अभी बुलेट ट्रेन जब से बननी शुरू हुई, अगर 11 साल 12 साल में आप उसको नहीं बना पाए, तो आप बुलेट ट्रेन की बात क्या करते हैं? एक वंदे भारत दी। वंदे भारत को तो मैं एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ शताब्दी मानता हूं, आपको सही बताऊं। बिल्कुल यही है। मतलब आपने इतना हाइप कर दिया, इतना हल्ला मचा दिया कि साहब हम वंदे भारत लाए। है क्या वंदे भारत? वंदे भारत एक तरह से थोड़ा मॉडर्नाइज करके और शताब्दी को टिका दिया वंदे भारत। आपने क्या करा? मतलब आपने किस फील्ड में तरक्की करी? मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। इस देश में बोलने के लिए, इसीलिए आप देखो दिल्ली का चुनाव में कहां बोल पा रहे मोदी जी, कहां अपनी गिनतियां गिना पा रहे। इसीलिए फिर वो अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे 800 साल से वो दरगाह है, आज आप उसको याद कर रहे हो, उसमें ढूंढ रहे हो, उसके नीचे शिव मंदिर है। सब जगह गड्ढे खोद दो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। और आपने तो बीच में देखा होगा, कई वीडियो चैनल्स पे ये भी चला था, मैं नहीं जानता उसके पीछे सच्चाई कितनी है, पर जैन और हिंदुओं में लड़ाई हो गई थी मंदिर को लेके, सागर के आसपास, शायद मध्य प्रदेश में, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो आप देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो? पहले उसको ठीक करो। ये तो बात की बात है, लोगों को नौकरियां दो। लोगों को क्यों गलत चीजों में फंसा रहे हो जिसमें उनको आगे कुछ नहीं मिलेगा? मैं कल एक कोई वीडियो देख रहा था, वो एक यंग सा लड़का था, वो कहता है पहले धर्म की रक्षा जरूरी है, हम रोटी नहीं खाएंगे। अरे वो आप मेरे से ज्यादा समझते हो क्या है बिना रोटी खाए गोपाला जो आपका भूखे भजन के पेट ऊपर है। मारे, हाँ, भूखे पेट भूखे भजन पेट। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे वो को एक भूल बार रहा था। सर्वेश्वर सर्वेश्वर जा सक्सेना की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो 4 लाइनें थी, मेरी बड़ी पसंदीदा लाइनें वो थी। गोली खाकर एक के पहले के मुंह से निकला राम, गोली खाकर पहले के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। जो खाली पेट होता है उसको आलू ही याद आता है, उसको रोटी याद आती है। तभी कहा गया भूखे पेट ना हो तो भजन गोपाला। और गोपाला, बिल्कुल। हमारी देश इतनी तरक्की कर रहा है, हम इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है कि हमें 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन देना पड़ रहा है उनका पेट भरने के लिए। और अब तो रिपोर्ट आ रही है कि अगर ये राशन की सब्सिडी लगातार जारी रही तो देश भयंकर रूप से आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। समस्या ये है कि आप 80 करोड़ लोगों को अगर राशन बंद करेंगे तो वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उनके पास धंधे नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगार हैं। उस राशन से किसी तरह भरपेट खाना खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो या तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है,
इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है इस देश में, लेकिन बातें हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की हैं, बातें मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते रहो। एक मोदी जी जिस मोड़ पर इस देश को ले आए हैं 11 सालों में, आपने कभी सोचा था कि हमारे विश्व गुरु जी जब 2014 में आए थे, जो बड़ी-बड़ी बातें थी, 15 लाख खाते में आ जाएँगे, सबके सिर पे छत होगी, किसानों की आय दुगनी होगी। एक खतरनाक मोड़ आ गया है अब इस देश में। संजय जी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सोमवार को मार्केट खुला, शेयर मार्केट, और नीचे खुला। उस अकेले दिन 13 लाख करोड़ लोगों ने खोए, 13 लाख करोड़ रुपया। आज की तारीख में भी आप मार्केट देखें तो मैं मानता हूं बिल्कुल मतलब फ्लैट है ना, खुला ऊंचा, पर अभी आके वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। लोगों के पास एक जरिया था पैसा कमाने का, वो था शेयर मार्केट, वो भी डूबत की तरफ है। मेरा ये कहने का एक रीजन था, कुछ लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे, वो भी आज दिक्कतों में फंस गए, क्योंकि आपका मार्केट इतना ज्यादा ऊंचा चला गया था कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। डॉलर जब जब बढ़ेगा मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा आपको, ये चीज समझनी पड़ेगी। डॉलर जैसे बढ़ता है, और इंटरवीन आरबीआई को करना चाहिए डॉलर को पैरिटी पे लाने के लिए। मेरे सुनने में आया, एक खबर थी इकोनॉमिक टाइम्स में शायद थोड़े दिन पहले, कि 88 जब होगा 88, तब शायद आरबीआई इंटरवीन करेगा। आरबीआई इंटरवीन भी थोड़े पीरियड के लिए कर सकता है। बहुत कुछ इकोनॉमी हमारी डॉलर पे डिपेंड करती है, ये बात माननी पड़ेगी। अब आपने एक चीज और पूछी, मैं लोगों को आपके माध्यम से एक चीज समझाना चाहता हूं। हमारे ब्रिटिश काल से भी ज्यादा बुरा आ गया है पीरियड इकोनॉमी के हिसाब से। देखें, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो ब्रिटिश काल में भी नहीं थी जो आज है। और इसका एक कारण है, हमारी जो रिकवरी है, बहुत कम लोग बोलते हैं, देखिएगा इस बात को, उसकी रिकवरी के शेप्ड हो रही है। होनी चाहिए थी वी शेप्ड। अब मैं लोगों को थोड़ा समझा दूं, के शेप्ड क्या, के अंग्रेजी का के, एक डंडी ऊपर एक डंडी नीचे। वो डंडी जो ऊपर जा रही है, मतलब कुछ लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, और जो नीचे जा रही है वो बहुत लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? ये फेलियर है हमारी निर्मला ताई का भी, और साथ में हमारे मोदी जी का भी। क्यों कुछ लोग अमीर बन के रह गए? क्यों इतने बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं? क्यों लोगों को इस जाल में एक तरह से फंसा दिया गया है, धर्म के जाल में? और आपने बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? सब बाहर हैं, सेटल्ड बाहर हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो वो बाहर ही पढ़ते हैं, बाहर ही कमाते हैं, आते भी नहीं है वापस। तो ये बात हमारे यहाँ के जो जो युवा है वो क्यों नहीं समझ पा रहे? एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और जब तक वापस एग्जाम होता है तब तक पता लगता है उनकी उम्र निकल गई। वो बेचारे, उनके माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, उनका क्या होता है? आप क्यों ऐसी लॉ नहीं लाते कि पेपर जो है वो लीक नहीं हो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो इसके ऊपर? क्यों नहीं आता ऐसा? यूपी में आपके बहुत पेपर लीक होते हैं, गुजरात में बहुत पेपर लीक होते हैं, कहां नहीं होते? हरियाणा में लीक होते हैं, कहां नहीं होते? और तीसरी बात, हमारी जीडीपी की आपने बात करी, एक जीडीपी में आप सेकंड ध्यान एक सेकंड एक सेकंड अनिल जी, पेपर लीक से याद आया, आज तक देश के सबसे बड़े घोटाले व्यापम में क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान तो बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प हो जाएंगे। व्यापम घोटाले के असली सूत्रधार कौन थे? मैं और आप थोड़ी ना थे। व्यापम घोटाले के जितने गवाह थे उनकी एक एक के बाद एक हत्या होती रही, आत्महत्या करते चले गए। वो गुत्थी ऐसी है कि वो लिपटती चली गई। लोकसभा अध्यक्ष कोटा में कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कोटा बच्चों की एक आत्महत्या करने की फैक्ट्री बन गया है आपके राजस्थान में, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बन नहीं पा रही है कि हमें बच्चों को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। इन सब बातों पे चर्चा क्यों नहीं होती है? नहीं होती, क्योंकि हमने दिमाग लगा रखा है एक तरफ, धर्म में फंसा के रखो। सारी बात ये धर्म में फंसा के रखो, सनातन धर्म में फंसा के रखो, ये बोलते रहो और जनता फंसती रहे इसके अंदर। आप मुझे बताइए, नहीं तो क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप 800 साल पुरानी चीज को आज याद कर रहे हो? आज ही क्यों? मेरा एक हर समय क्वेश्चन है, आज ही क्यों? हो सकता है आपकी बात में सच्चाई हो, मैं मना नहीं करता, मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है क्या नहीं है, मैं तो नहीं था 800 साल पहले, मुझे नहीं पता। आपको आज ही क्यों ध्यान आ रहा है? ये सब चीजें आज ही क्यों उठ रही है मोदी जी के राज में? ये क्वेश्चन है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ।
ये जो दिमाग लगाते हैं दूसरी तरफ, इससे काम नहीं चलेगा। सड़कें बनाई, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया बनाई एक्सप्रेसवे, पर जब धंसती हैं या टूटती हैं तो लोगों को बड़ा दुख होता है, आपको टोल देना पड़ता है। आजकल टोल का एवरेज रेट मैं मानता हूं 1.5 रुपए किलोमीटर आप देते हो। करीब करीब अगर आप सड़क पे चलते हो तो 1 से 1.5 रुपया किलोमीटर आप टोल दे देते हो। आप महंगाई की आप देखो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक आदमी 100 रुपए कमाता है, उसको करीब करीब 30% टैक्स देता है और 18% जीएसटी देता है। 48 से 50% रुपया तो सरकार को वापस दे रहे हो। तो आप फैसिलिटी भी दो, हेल्थ में दो। क्या देते हो आप हेल्थ में? आयुष्मान में क्या है? मैं ये मेरा सरकार से हर समय क्वेश्चन है। आपने लग्जमबर्ग कंट्री का नाम सुना होगा, 50% के करीब टैक्स लेते हैं, पर आपको हर चीज फ्री देते हैं। दवाई देते हैं, डॉक्टर देते हैं, हॉस्पिटल देते हैं, बस देते हैं, ट्रेन देते हैं, सब फ्री आपके लिए। अरे सोशल वेलफेयर भी तो करना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी सोशल वेलफेयर की, आप क्यों नहीं करते हो? एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बीच में मैं रुक गया। टोटल मिला के अगर आप हिसाब लगाएं तो जो हिंदुस्तान में जितनी भी फैक्ट्री हैं उनकी हालत ये हो गई है, वो 70 से 75% कैपेसिटी पे काम कर रही है, क्योंकि बाजार में मांग नहीं है। मांग क्यों नहीं है? क्योंकि लोग खरीदने के लिए नहीं जा रहे। और आपने देखा होगा जो बिस्किट के पैकेट 5 रुपए में आते थे वो भी 5 रुपए बिक रहे हैं अभी भी, पर उनकी क्वांटिटी कम कर दी गई है चुपचाप, लोग पकड़ नहीं पा रहे। तो इस देश में तो बताओ, इकोनॉमिकली आप देखो ना, तो मैं मानता हूं इससे बुरा पीरियड आ नहीं सकता था जो आज की तारीख में है। और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स इतनी सर पे चढ़ के बोल रही है। आपने मेरे से पहला पहला क्वेश्चन पूछा, मेरे को याद आ रहा है, दिल्ली चुनावों पे ना कांग्रेस और आपका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में बड़ी समस्या फंस गई है। सेकुलर जो लोग हैं, खास तौर से जर्नलिस्ट जो हैं, वो बड़े कंफ्यूजन हैं। कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं कुछ, मुझे कहने में कोई समस्या नहीं है। एक कांग्रेस के नेता ने मुझे फोन किया, मुझसे बोले संजय जी एक बात समझिए आप, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी हार जाएगी तो फिर दिल्ली में कांग्रेस आएगी, पंजाब में भी कांग्रेस आएगी। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या, मुझसे क्या समझाना चाहते हैं? बोले मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस भी लड़ सकती है बीजेपी से। इसलिए मैंने कहा क्या आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, कि दिल्ली में मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, या आपके कहने से मैं अपने दर्शकों को मूर्ख बनाना शुरू कर दूं, मैं कहना शुरू कर दूं त्रिकोणीय लड़ाई है, कांग्रेस भी लड़ाई में है? हकीकत यह है कि कांग्रेस दिल्ली में लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, उसमें भी पड़ रहा आम आदमी पार्टी का भारी है। ये ईमानदारी भरा आकलन है। अब मैंने एक शो किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके सारे नेता एक फोरम पे आ जाएं, और मैंने उस इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि इंटरव्यू थोड़ा अलग हटके है। मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा जो हर इंटरव्यू में नेता से सवाल पूछे जाते हैं और नेता उनका जवाब देता है। मैंने ये पहले कह दिया, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के 10 इंटरव्यू देखेंगे, वही सवाल होंगे और वही जवाब होंगे। अभी उब जाता है भाई, मैं उनसे सवाल करूंगा रोहिंगा, वो अमित शाह पे बोल देंगे। मैं उनसे सवाल करूंगा दिल्ली की हवा कैसी है, वो रटा रटा है, वो जवाब दे देंगे। ऐसे 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। और मैंने अपने इंटरव्यू में जो दर्शक नहीं देख पाए वो जाके देखें, वही सवाल है। लेकिन कुछ मीडिया घराने बड़े परेशान हो गए। अरविंद केजरीवाल से बोले हम भी ऐसे इंटरव्यू करना चाहते हैं जैसे 4 PM को दिया गया, हम भी चाहते हैं सब नेता एक साथ बैठ जाए। केजरीवाल जी ने कहा अब तो चुनाव पीक पे आ गया, सब नेता बीजेपी जी यहाँ पे करके ले लीजिए जिनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, एक साथ सब बैठे, ये संभव नहीं है। अब संभव नहीं, सब बिजी हो गए। इस बात पे उन्होंने 4 PM पे शो बनाने शुरू कर दिए। मजे की बात ये अनिल जी कि मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन इस समय 4 PM क्योंकि सवा साल से हम लोग नंबर 1 पे हैं। अब 4 PM का नाम लगा के अगर किसी की दुकान चल रही हो तो फिर मैं तो रोक नहीं सकता। लेकिन दिल्ली की राजनीति में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में ये कहना चाहिए हमको कि कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबले में? जब नहीं है तो वो नहीं है। आपके पास क्या जानकारी, दिल्ली में मुकाबला ईमानदारी से किसके बीच में है? नहीं, मुकाबला तो इसमें कोई शक नहीं है, आप और बीजेपी के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है। अब पर मेरे को एक जो और लग रहा है, कांग्रेस तो है ही, एक दिक्कत और पैदा करेगा बहुजन समाज पार्टी। मुझे पता लगा है वहां पर बहन मायावती कोई रैली करने वाली है, और साथ में आपको पता है ओवैसी जी की पार्टी भी जो है वो भी करीब 10-12 सीटों में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वो तो आप जानते हैं उनका काम है खेल बिगाड़ने का, उनका काम और कुछ नहीं है। वो जानते हैं उनका दिल्ली में क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा देखो तो ये खेल बिगाड़ने का काम दिल्ली में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस का जो कहना है
वो आपने जो बोला वो तो एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट साथ में ये भी है उनका कि ये जो वहां पे जो हम लड़ रहे हैं, वहां पे कांग्रेस का वर्कर ग्राउंड पे है, बिहार जैसी जगह पे नहीं है हमारा, तो हम कांग्रेस को वापस रिवाइव करना चाहते हैं। देखिए, ये कौन एडवाइस देता है कौन नहीं देता कांग्रेस में, मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये बड़ी एक दिक्कत है कि कांग्रेस में एडवाइजर्स कौन है। अगर एडवाइजर ढंग के होते तो महाराष्ट्र चुनाव जीत गए होते। मैं बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं वहां गया था, मैं वहां कवरेज के लिए गया था, खुद अपने बेसिस पे गया था, मैंने वहां कोशिश करी जानने की, वहां कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, और खास तौर से बोलूंगा लोग उद्धव ठाकरे की बहुत तारीफ करते थे, पर चुनाव का रिजल्ट क्या आया, क्या हुआ हरियाणा में? कौन एडवाइस देता है कि आप तो जीते जिताए हो, आपको तो जाने की जरूरत ही नहीं, इनको कौन एडवाइस देता है, मेरे समझ में नहीं आता। ऐसा ही दिल्ली में है। मैं मानता हूं कि और कुछ नहीं तो अरविंद केजरीवाल के साथ इनको एक कुछ फॉर्मूला निकाल लेना चाहिए था, कुछ सीटें लड़ लेनी चाहिए थी अलग से, अगर आपको अपनी पार्टी को रिवाइव भी करना था तो। पर लड़ाई आज की तारीख में यह दिखता है कि वहां पे लड़ाई है बीजेपी और आपके बीच में। और यह आपका कहने में बिल्कुल सही बात है कि कहीं भी मुझे यह नहीं लगता कि आप अभी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। और आपका वो इंटरव्यू तो मैं बताऊंगा वो गजब था संजय जी, वो आप ही कर सकते हो। इतने सारे लोग, टॉप लीडरशिप ऑफ आप, और आपने वो इंटरव्यू लिया, कमाल करा। उसके लिए तो आपको मतलब जितना वो दिया जाए कि आपने जो तहलका मचाया, और मुझे पता था उसका रिपर्कशन क्या होगा और लोग क्या सोचेंगे, मुझे पता था। और मैं आपको उस दिन, आपको याद होगा इंटरव्यू का जब मेरे पास आया था, जब मैं देखने बैठा, मैंने आपको फोन करके कहा था, मैंने आपने तो आज कमाल कर दिया संजय जी। और वो तो कमाल है, वो तो आप कई लोगों के पता ही नहीं, मुझे पता है क्या हालत हुई होगी और क्या चल रहा होगा, और वो मिलेगा भी नहीं मौका लोगों को। वो 4 PM को मिल गया, वो 4 PM ने कर दिया, और 4 PM ने बहुत ढंग से हैंडल करो। आपने सही बोला, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछते तो हवा पे पूछ लेते, पानी पे पूछ लेते, शीश महल पे पूछ लेते, राजमहल पे पूछ लेते, और क्या करते आप? हाँ, नॉर्मल इंटरव्यू तो ये होता। मैंने बहुत तीखे-तीखे सवाल पूछे उस पूरे इंटरव्यू में, बहुत तीखे-तीखे सवाल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल गुल्लू-गुली टाइप का है। मैंने तो कहा कि आप आतिशी ने कहा कि आप डरती हो केजरीवाल जी से, सामने कहा कि अभी कुर्सी ना चली जाए। ये तो सामने-सामने बिठा के मैंने कहा। देखिए एक बात हाँ, बताइए मेरे अनिल को जी, हाँ, मैंने सामने-सामने कहा, तो कोई गुल्लू-गुली सवाल नहीं, वो काट-काट के छोटे-छोटे से पॉइंट काट-काट के मुझे बताइए कि मीडिया के लोग इसको वायरल कर रहे हैं। मीडिया के लोगों को इतनी मिर्ची, हमारे पेशे में इतनी जलन क्यों है? मैं तो कुछ 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 साइडों का बड़ा मैं सम्मान करता था, मतलब अभी भी करता हूँ मैं, अच्छी साइडें हैं। मेरे ऊपर 2-2 स्टोरी, एक पत्रकार ने कहा कि न्यूज़ लॉन्ड्री की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टोरी बन गई, फिर दूसरी स्टोरी बन गई। तो एक जने ने कहा, यार देखो संजय, एक थ्री इडियट का डायलॉग है, दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है और दोस्त टॉप कर ले तो और ज़्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल सही बोले बात है, बिल्कुल बोले सही तो बात है। बोले बोले तो जो है न्यूज़ लॉन्ड्री बड़ा नाम। मैं कह रही भाई, मैं आज भी वो मेरे ऊपर 10 स्टोरी कर ले, लेकिन मेरे मन में न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए बड़ा सम्मान है, बड़ा अच्छा काम करते हैं वो कितना ही कर दें, मतलब मेरे लिए मेरे पसंदीदा है वो। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि मैं समझ में नहीं पा रहा कि क्या कारण है। तो उन्होंने बताया, पॉलिटिकल बातें मैं ज़िक्र करना नहीं चाहूँगा, मुझे पता नहीं उसके एविडेंस हैं या नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये कांग्रेस के बड़े भक्त टाइप के पत्रकार हैं। उनके कुछ किस्से मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने मेरे लिखा कि गोदी मीडिया हर जगह है, उनके कारनामे बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पत्रकार ने मुझसे कहा कि संजय जी, मेन जलन ये है कि न्यूज़ लॉन्ड्री के 20 लाख सब्सक्राइबर हैं और आपके 70 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप एक छोटे से जिले से उठ के आए, अपने आप को स्थापित किया, कोई बड़ा हाउस पीछे नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। योगी जी ने तो लाइन लगा के मेरी जांचें कराई, आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच कराई, 6-6 इंस्पेक्टरों की टीम बनी, मेरी एक-एक संपत्ति की जांच हुई, एसटीएफ ने मुकदमे किए, मानहानि के, हमले हुए। जितना मैंने भोगा है, मैं गारंटी चैलेंज के कर रहा हूँ फोरम में, देश में किस पत्रकार ने भोगा है? ईओडब्ल्यू की जांच मेरी, एसटीएफ का डिफॉर्मेशन सूट मैंने दायर किया, मेरे ऑफिस में हमला हुआ, मेरा मकान, सरकारी मकान 100 पुलिस वाला का छीना गया, ईडी इनकम टैक्स में मेरी जांच के लेटर भेजे गए, इनकम टैक्स मेरी स्क्रूटनी करी। कितनी मुझ पे प्रयोग किए गए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में बैठता हूँ, देश के सबसे बड़े राज्य में बैठता हूँ, योगी जी के घर से 3 किलोमीटर दूर में बैठता हूँ, उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करता हूँ। लेकिन फिर मुझसे उन सज्जन ने कहा कि ये दिल्ली की मीडिया को थोड़ा-सा दर्द होता है कि एक रीजनल जर्नलिस्ट, बोले हम तुम्हें अभी रीजनल कहेंगे, भले तुम देश में सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए हो और 1 सवा साल से लगातार नंबर 1 पे हो। व्यूअरशिप चुनाव के समय में, एक लोकसभा चुनाव में 42 करोड़ व्यू 1 महीने में थे।
जबकि बड़े बड़े ललन टॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया टुडे ग्रुप का है वो 32 करोड़ पे थे, मैं उनसे इतना आगे था। तो बोले ये स्वाभाविक जलन है, थ्री इडियट का डायलॉग कि दोस्त फेल हो जाए बुरा लगता है, टॉप कर ले बुरा हो जाता है। तो बोले न्यूज लॉन्ड्री को भी लगा होगा कि हम इतना बड़ा नाम और 20 लाख सब्सक्राइबर और 4PM के 70 लाख सब्सक्राइबर। तो मैंने कहा यार अपने को एक लाइन छोटी करने की कोशिश भी क्यों करती हो, बड़ी लाइन खींचो ना। मैंने किसी को मना थोड़ी नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल के संग 5-6 लोगों में बिठा लो। अब अरविंद केजरीवाल दोबारा इंटरव्यू नहीं तैयार हो रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया कि सारे मीडिया हाउस कोशिश कर रहे हैं उसी तरह का एक इंटरव्यू हो जाए, चैनल वाले भी कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अरविंद केजरीवाल पे हमला करो, मेरे पे हमला करके क्या मिल जा रहा है। लेकिन एक चीज और रहनी चाहिए, कुछ महीने पहले ऐसे हमला हुआ कि साहब अडानी ने खरीद लिया 4PM। हमने कई बार कहा कि हमने हमारे यहाँ जाके देखो अडानी के खिलाफ कितनी स्टोरी चलती है, हम तो किसी को रोकते नहीं। और आज भी अरविंद केजरीवाल, हम अगर हमारे चैनल पे देखोगे तो अजय शुक्ला जी ने बहुत तीखा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वीडियो बनाया, हमने वो भी डाला। हमारी तो डेमोक्रेसी है, सबके पक्ष में सबके खिलाफ, हम किसी के पक्ष में नहीं किसी के खिलाफ नहीं, सच बोलेंगे। लेकिन अनिल जी आप इतने अनुभवी हो, हमारे अपने लोगों के बीच में ही इतनी मिर्ची क्यों लगती है लोगों को, इतनी तीखा क्यों। और मैं तो बड़ा लकी हूँ, जब उस पर हमला होता है तब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तब मेरी व्यूअरशिप बढ़ती है। जब वो हमारे नंबर 1 और नंबर 2 चैनल के बीच में हमारा 50 लाख 1 करोड़ के आसपास का अंतर चल रहा था, जब अडानी वाले मुद्दे को लेकर मुझ पे हमला किया गया तो मेरा अंतर 6 करोड़ का हो गया। मैं उस महीने 6 करोड़ व्यूअरशिप में आ गया। अभी न्यूज लॉन्ड्री और बाकी दिल्ली की मीडिया फिर हमला कर रही है। दिल्ली के लोगों को लगता है कि निपटा दो यार इसको, हम आपस में निपट लेंगे, इसको निपटा दो। लेकिन मैं तो ईश्वर जी धन्यवाद, जब हमला हो रहा है तो ग्राफ मेरा और बड़ा, रोज का रिकॉर्ड आता है ना यूट्यूब पे। तो एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे भेजा लिंक कि देखो तुम्हारे खिलाफ बोला। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि देश के ऐसे सारे मीडिया हाउस मेरे खिलाफ ही स्टोरी करें। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में जेल चली गई तो उन्होंने कहा था कि प्रशंसा करो या निंदा करो, ईश्वर के खातिर मेरी चर्चा करो। आप मेरी प्रशंसा करो, निंदा करो, चर्चा करो। तो मैं तो चाहता हूँ कि 4PM की चर्चा करते रहो और बुरा बोलते रहो। हमसे पूछते रहो, हमने अरविंद केजरीवाल से ये नहीं पूछा, हमने पूछा। हम तो किसी की चर्चा करते ही नहीं है। जो चैनल है, जो सेक्युलर विचारधारा के चैनल है, वो किसी से क्या पूछ रहे हैं, उनका हेडक। लेकिन अनिल जी आप इतने अनुभवी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें आपस में हम लोगों को इतनी तीखी मिर्चें लगती क्यों है, दूसरे की टांग खिंचाई क्यों करते रहते हैं हम लोग। संजय जी, आपने जो शुरू में बात बोली उसका सबसे बड़ा कारण है आप बैठे कहाँ हो। आप नेशनल कैपिटल में तो नहीं, आप बैठे हो एक स्टेट की कैपिटल में, और वहां से आपने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी धाक जमा दी। आपके व्यूअर्स हिंदुस्तान में नहीं है, मैं इंग्लैंड में था, वहां भी आपके व्यूअर्स हैं, बहुत व्यूअर्स हैं। आपके व्यूअर्स अमेरिका में भी हैं, क्योंकि मैं अपना जब देखता हूं, जब आपके साथ शो करता हूं, उसके बाद जब मैं अलॉग्रिथम देखता हूं अपनी, तो उसमें मेरे पास आ जाता है कि न्यूयॉर्क में भी लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब आपके व्यूअर्स वहां पर भी हैं। अनिल शर्मा को नहीं देख रहे हैं, ईमानदारी के बाद अनिल शर्मा कुछ नहीं है, ये संजय शर्मा है जो कुछ है, क्योंकि 4PM है ब्रांड। ये ऐसा ब्रांड क्रिएट हो गया कि लोगों को लग रहा है इतनी सी जगह का आदमी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, और ये बनता जा रहा है। जितनी बुराई करेंगे ना संजय जी, मेरा मानना है उतना आप बढ़ते जाओगे, और ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी ये भी पॉजिटिव होती है। हाँ ठीक बात है, चर्चा तो होती है। मैं तो बिल्कुल चर्चा होती है, चर्चा होती है तो आदमी देखने जाता है, अरे क्या है इसमें, ये तो हम देखें। फिर वो जब देखता है तो उसको लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है। आज मैं जहां बैठा हूं इस राजस्थान के अंदर, मेरे हिसाब से आपको सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये बात तो मतलब मैं बोल सकता हूं आपको, क्यों मैं जब जब शो पे आता हूं मेरे पास मेरा ही वीडियो मेरे पास आ जाता है। 4PM पे आप आए, इससे आपको पता लग जाता है। मैं ये नहीं हूं कि सिर्फ 4PM पे आता हूं, मैं और भी जगह आता हूं, आपको पता है। पर 4PM पे जब भी आया तो मेरे पास वो आ जाता खट से लिंक, सर आप देखो, आप मेरे को वीडियो भेजने में शायद देर कर दो, पर जनता मुझे पहले भेज देती है 4PM का। इससे ही पता लगता है कि आपके यहाँ के डीजीपी, एक डीजीपी थे वो भी बिल्कुल बड़े डीजीपी थे, हाँ मिश्रा जी थे, वो यूपी के थे। वो बहुत तारीफ करा करते थे आपके चैनल की, और वो कहा करते थे कि 4PM जरूर देखता हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। यहां ब्यूरोक्रेसी में आप बहुत पॉपुलर हो, ये आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेट्स में 4PM बहुत पॉपुलर चैनल है, और वही पॉलिसी मेकर्स हैं जिनमें आप पॉपुलर हो, वही पॉलिसी बनाते हैं। बस पता नहीं कैसे हो संजय गया। जी तो संजय जी तो क्या है कि हमारे जैसे लोगों को इसमें बोल देना चाहिए, बाद में भले एडिट कर दें, कि हमारे जैसे लोगों को बुलाते नहीं है,
नहीं तो हम भी अरे फेमस हो जाए थोड़ा, अरे क्या है उसमें? कैसी बातें कर रहे हैं अनिल जी। मतलब ईमानदारी की बात यह है कि मैं अपने यहाँ यूट्यूब के दुनिया में मेरे चूंकि राज्यों में 13 चैनल खड़े हो गए। और सबसे अच्छी बात है न्यूज चैनल हट के हमने 4PM म्यूजिक लॉन्च किया। म्यूजिक में अभूतपूर्व हमें रिस्पांस मिला। मैं इसलिए किया कि मैं बॉलीवुड में गया तो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जो जिनको मैं सपने में सोचता था कि यार कैसे एक बार कभी संग में हूँ, मुझे पसंद बहुत है बॉलीवुड, वो सब 4PM को जानते थे। तो मुझे लगा यार चलो इतनी और जो गूगल का रिकॉर्ड आता है यूट्यूब पर 150 देशों में देखा जा रहा है चैनल। तो वो मुझे मुझे अच्छा लगता है कि अभी ना कभी आलोचना, कभी मेरे जोशी को लेके आलोचना, कभी मेरे को लेके आलोचना। तो मुझे लगता है कि ये वाक़ई में अब मुझे खुद में यकीन नहीं होता, लेकिन लगता है कि इतनी ज़्यादा लोग चाहने लगे हैं आपको, ऐसी आपको बड़े-बड़े हाउसेज़ आपकी क्रिटिसिज़्म में उतर जाएँ, इसका मतलब काम तो सही कर रहे हैं हम, है नहीं नहीं, ना? आपने काम संजय जी बहुत अच्छा करा। और सबसे बड़ी बात है, लेटेस्ट एग्जाम्पल आप पार्टी, लेटेस्ट एग्जाम्पल आप पार्टी, मतलब आपने ऐसा करा जिसका मैं मानता हूं कई जगह आपने हिला दिया है, कई यूट्यूब चैनल्स को नहीं, नेशनल मीडिया को हिला दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों को समझ ही नहीं थी, सही बताऊं आपको, आपने उनको ये समझा दिया एक साथ बैठा के भी कर सकते हैं और हम शीश महल से ऊपर जा सकते हैं। ये शीश महल और राजमहल और ये पानी और इन चीजों से हम ऊपर निकल सकते हैं अब, और आपने वो करके दिखाया। ये अवैध अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अवैध दुबे जी आते थे सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो 25-30 साल से सीएनडीएस जैसी इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हैं, जाने माने पत्रकार है, रोज टीवी चैनल पे आते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी आप बधाई के पात्र हो, देश में पहली बार आपने प्रयोग किया। आज तक किसी टीवी चैनल ने, किसी यूट्यूबर ने प्रयोग नहीं किया कि सारे बड़े 5 नेता, 6 नेता एक जगह बिठा दो और फिर उनका इंटरव्यू करो, ये कभी नहीं हुआ। तो किसी के मुझे समझ लगा में नहीं आया ना संजय जी, समझ में ये नहीं सोच आया। की बात है, विजन है ये। हुँ, आपने जो विजन लिया वो बड़ा विजन था। लोग हाँ, एक का लेके और खत्म हो जाते हैं। वो जो चीजें, वो विजन जो है अब लोग कॉपी करने की तरफ दौड़ रहे हैं, वो मौका नहीं मिल रहा। तो आपसे तो फिर जलेंगे चलना जलेंगे, इसे इसमें ये तो स्वाभाविक है। देखिए संजय जी, तो फिर आपकी बात सुन के मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को थैंक यू बोल दूँ और कह दूँ कि 1-2 स्टोरी मुझ पे और करिए, अभी थोड़ा-सा बिल्कुल और बिल्कुल पैसा ले बिल्कुल आइए, है ना? निंदक नीरे रात बिल्कुल। की आमर कोटि छवाए। अतुल चौरसिया जी मुझे एक पार्टी में मिले थे पहले भी, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो सबको शुक्रिया न्यूज़ लॉन्ड्री वालों को, मेरे दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, क्योंकि इस प्यार ने मेरे को उस मुकाम तक पहुँचा दिया जब मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। 1 सवा साल से लगातार नंबर 1 4PM में अभूतपूर्व है। बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने आज मुझे इतना समय दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये थे अनिल शर्मा जी और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी बातचीत? ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और जॉइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।